बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कानूनी महाज है, सुप्रीम कोर्ट में आज नए दौर का आगाज़ हुआ और वो आगाज़ ऐसा हुआ कि आईनी बेंच के क़याम के बाद केसेस सुने जाने लगे, जिसमें आज केसेस तेज़ी के साथ निपटाए गए हैं। बहुत सी दरख्वास्तें निपटाई गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बतौर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस तैनाती थी उसके ऊपर बात हुई और आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जान छोड़ दें। और उसके अलावा जो इलेक्शन के हवाले से थी जो सदर की बरतरफ़ी के हवाले से थी, उन केसेस पे समाअत हुई और आज जो केस निपटाए गए हैं उससे आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद केसेस का भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि स्पीडी ट्रायल के ज़रिए वो जो हैं वो ख़त्म किए जाएंगे और उसके ऊपर जो सुनवाई है वो फौरी तौर पे होगी। और वो केसेस जो गैर फ़ाल हो चुके हैं, यानी वक्त बहुत सारा गुजर चुका, यानी कुछ केसेस जो हैं वो काफ़ी पहले दायर किए गए थे, उसके ऊपर समाअतें नहीं हो सकीं, अब वो गैर फ़ाल इस तनाजुर में हो गए हैं, या तो जिनके ख़िलाफ़ थे वो रिटायर हो चुके, वो मामलात ही ख़त्म हो चुके, वो हुकूमतें ही जा चुकी, या फिर वो जो थे वो कानून साजी के ऊपर थे और कानून साजियाँ जो हैं वो पहले ही कलअदम हो चुकी हैं, या नई कानून साजियों पे तमाम लोगों ने इत्तफ़ाक़ राय कर लिया है। तो इस बारे में वो अगले दिनों में उस पर सुनवाई होगी। लेकिन जो सवाल है वो सवाल ये है कि अपोजिशन और हुकूमत का जो इस वक्त आंख मचोली का खेल जारी है, उस आंख मचोली के खेल में क्या हुकूमत के तमाम इत्तेहादी उसके साथ स्टेक हैं या नहीं हैं। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान है, जमीयत उलमा इस्लाम फे भी हैरान है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। यानी एक मामला बिल के हवाले से जिस पे आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी बोले और उन्होंने बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये कैसे हो कि पहले आप उसे असम्बली के अंदर पेश कर दें और बाद में जो है वो मुझे फराम करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने मेरे साथ बराबरी वाला सलूक नहीं किया, वादे आपने बराबरी वाले किए थे लेकिन वो आपके वादे जो हैं वो दिखाई नहीं दिए। फिर उन्होंने VPN पे पाबंदियां लगाने के हवाले से भी बात की कि समझ से बाला तर है कि जिन लोगों ने ये कर लिया उन्हें उसकी समझ ही नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने कहा जी एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस बारे में उन्होंने कहा जी फैसला CEC करेगी, लेकिन सियासत जो होती है वो इज्जत के लिए होती है और हमें वफाक के अंदर ना सियासत मिल रही है ना इज्जत मिल रही है। बिलावल भुट्टो की ज़रा गुफ्तगू सुन लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं है और नाराज़ होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा, इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे। तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में दो निज़ाम चले और ख़ास तौर पे बार बार सुपर सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये फ़ैसला किया कि हमने इस हुकूमत का शामिल नहीं होना, बस साथ देना है इस बुनियाद पे कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब, क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पै दर पै हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर रही है, मुस्तकबिल सियासत के अंदर क्या दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ से पहले मैं बात कर लूँ जरा सुप्रीम कोर्ट की। जी जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ और वो मुझे एक बात बताएं, जो मुकदमात लगे थे इन मुकदमात में से कोई एक ऐसा मुकदमा था जो मुफादे आमा के हवाले से हो? क्या वो केस अभी दायर जो हुआ है, जिसे हम कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम, क्या वो केस लगा? चले छोड़ दें, वो अब दायर हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शन की अपील अरसा दराज से पड़ी है, वो लगी? क्या महसूस नशिस्तों के हवाले से नजरसानी केस जिसपे पूरी कौम को इंटरेस्ट है, 8 फरवरी के इलेक्शन जिसपे पूरी कौम रिजल्ट चाहती है, फैसला चाहती है, इसी तरीके के साथ जो आइन शिकनी की गई
जो 3 दफा इसी मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया, जो इसी सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, क्या वो केस अगले 2, 4, 6, 10 दिनों में लगेंगे? क्या उनके फैसले भी स्पीडी होंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर जो बेइंतहा मुकदमा, मसला एक जमात इस्लामी की पिटीशन थी, याद है आपको, बहुत पुरानी पिटीशन उन्होंने दायर की हुई है, जो आज तक नहीं लगी, कि पनामा के जितने लोग हैं उनकी जायदादों के हवाले से उनका रिकॉर्ड सामने लाया जाए। क्या उस पर आज समाअत हुई? क्या उस केस को लगाया गया? अगर तो ये सोचा जाए और ये सोचकर केस लगाया जाए कि जनाब ये केस खत्म करने हैं, वो जो खत्म हुए केस अब उनको साइड पे रख देना। वो केस जिस पर शोर मचा हुआ है, जिस पर बेचैनी है, उस पर यस या नो करे ना। जिस पर लोग जानना चाहते हैं, जिस पर लोग बात करना चाहते हैं, आप उसको क्यों नहीं लगाते? जिस दिन वो केस लगेंगे फिर पता चलेगा कि स्पीडी ट्रायल और इंसाफ क्या होता है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने तनकीद का मौका फराहम किया है, कहा है कि आप केसेस पे बात कर सकते हैं, तो मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूं। आप आ जाए पाकिस्तान की सियासत की तरफ। देखें यासिर साहब, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि इनको एक बड़ी सियासी जमात छोड़ जाएगी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना आपके प्रोग्राम की। तो इनको एक सियासी जमात छोड़ रही है। आप 24 तारीख का तहरीक-ए-इंसाफ का मार्च शुरू होने दें, उसके बाद आप देखेंगे कितने सियासी घोंसले तब्दील होते। फिर आप देखेंगे कितने लोग अपने सियासी घोंसलों से निकलकर किसी और तरफ जाते। पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी अक्सरियत ये फैसला कर चुकी है कि अब इस हुकूमत के साथ नहीं चला जाएगा। वो ये देख रहे हैं कि क्या 24 तारीख को हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज इतना बड़ा हो जाता है, क्या कोई लाए ऐसी चीज हो जाती है कि जिससे कश्ती डूबने लगे, तो फिर उस डूबती हुई कश्ती से पहले बाहर निकलकर शोर मचाना शुरू कर दें कि हम इस कश्ती के मुसाफिर नहीं थे, हम तो पहले से इस कश्ती के खिलाफ थे, हम तो पहले ही जानते थे कि इस कश्ती में जितने लोग सवार हैं वो अवामी उम्मीदों तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। यासर साहब, ये बात तो होनी है। 2 सियासी इत्तेहादी जो हैं वो अलहदा होने हैं, और सिर्फ 2 सियासी इत्तेहादी नहीं, हुकूमत की 2 सियासी इत्तेहादी जमातें हुकूमत को छोड़कर जाएंगी। मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं, और आपको मैं एक और खबर दे दूं, बड़ी और अहम तरीन खबर दे दूं। मेरे पास अहम तरीन जराए से ये खबर मौजूद है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। पाकिस्तान की सियासत में बेहतरीन दोस्त बदतरीन दुश्मन, सियासी दुश्मन बनने वाले हैं। ये आप देख लीजिएगा। आपको उस वक्त अंदाजा हो जाना चाहिए था जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस हवाले से बात की थी कि जिस हवाले से इंडेक्स के हवाले से जब कहा गया था कि ये कराची का आप वेदर देख लें और लाहौर का आप वेदर देख लें, कराची और लाहौर में फर्क वाज़े कर दिया था, तो उसका मतलब क्या था? उसका वाज़े इशारा था, वाज़े तौर पे इशारा था, इस हुकूमत के खिलाफ था। मेरे पास ये मुसद्दका इत्तला है, आपको यह भी बता दूं कि बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी लॉबिंग को खुद अमेरिका में फेल किया है। इसलिए फेल किया है अमेरिका में कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती कि नून लीग की कोई बड़ी लॉबिंग वहां पे जो है वो कामयाब हो। ये तो बंदर से फट पड़े हैं। ये जो बिलावल साहब आज बात कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। अगर बिलावल साहब को नुमाइंदगी नहीं मिली थी तो फिर फारूक एच नाइक साहब को मुस्लिम लीग नून की हिदायत के मुताबिक वोट नहीं करना चाहिए था। फिर इनके वोट 2 थे, वोट 1 था, फिर उस हिदायत के मुताबिक नहीं होना चाहिए था। राणा साहब, आप क्या समझते हैं जब आप ये समझ रहे हैं कि इनके अंदर रिफ्ट तो है और वो रिफ्ट वाजे भी होगी, लेकिन वो रिफ्ट कितना टाइम ले जाएगी? नहीं, अब जिसे कहते हैं गेम इज ओवर, अब बस थोड़ा टाइम है।
बहुत थोड़ा टाइम आपको नजर आ जाएगा। ये इतनी तेजी से चीजें तब्दील होंगी कि यासर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी तेजी से चीजें तब्दील होंगी, इतनी तेजी से ये सारे हालात जो है वो चेंज होंगे कि आप में भी ये बातें नहीं हो सकती। सियासी माहौल जो है ना वो बड़ा तेजी से गर्म होगा और बहुत से लोग जो है बहुत से लोगों से रजू करेंगे। मैं एक बात चैलेंज से कह रहा हूं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 बड़े अहम तरीन जुम्मेदारान ने क्या तहरीक इंसाफ के 2 अहम तरीन जुम्मेदारान से मुलाकातें नहीं की? क्या 2 रोज मुलाकातें नहीं हुई? क्या उसमें यह नहीं कहा गया कि हम आपको हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ फैसला कर लें कि आप हमारे साथ होंगे, हम आपके साथ होंगे। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ के इजाजत के बगैर कोई भी ये हिम्मत नहीं कर सकता, कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता कि ऐसा काम किया जाएगा। अब हालात चेंज हो रहे हैं और ये जिस तरह इंटरनेशनल वेदर चेंज हो रहा है ना, इसी तरह पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में भी बड़ी तेजी के साथ तब्दीली आ रही है। ये आप और मैं बैठ के सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि हम देख भी रहे हैं, हम महसूस भी कर रहे हैं। अगर आज मैं आपके साथ प्रोग्राम के अंदर बैठा होता तो मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीर और डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आज दिखाने थे और मैंने ये साबित करना था कि कब तक पर्दे के पीछे ये बातें होंगी। कुछ चीजें पर्दे से बाहर निकल आती हैं, कुछ चीजें पर्दे से बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो राणा साहब वो क्या डॉक्यूमेंटेशन में होने की वजह से असर नहीं आ सका, लेकिन खबर तो है ना, खबर तो देनी है। तो क्या वो खुफिया चीजें डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में मंजर आम पे आ गई, तस्वीरों की सूरत में आ गई, वीडियो की सूरत में आ गई, और ये कोई पुरानी चीजें इसे कोई जुटला ही नहीं सकता। तो राणा साहब कुछ खबरें वो भी फैल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर लीडरशिप है वो 24 तारीख के हवाले से तजब्जुब का शिकार है और वो खान साहब को कहेंगे कि जी, या किसी के थ्रू पैगाम पहुंचाएंगे जी ये तारीख तब्दील कर दें। इसमें कितने हकायक हैं? बड़ा सर्कुलेट कर रही है बात। ये करने नहीं सर्कुलेट बात, ये सर्कुलेट कराई जा रही है। इस बात को फैलाया जा रहा है कि कारकुन को कंफ्यूजन का शिकार किया जाए और कारकुन ये बात सोचता रह जाए कि शायद कुछ ऐसा हो जाएगा, कारकुन तैयारी ना कर सके। ये देखे ना, आज एक खबर चलवाई गई कि जनाब उसने बुशरा बीबी ने तमाम एमपीएस को केपी के हाउस बुलाया जी। ऐसी बात ही कोई नहीं थी। केपी के हाउस या केपी के में मीटिंग जरूर हो रही है, लेकिन वो मीटिंग में जो लोग शामिल हैं वो भी कल के एक खबर तो ये भी थी कि पेशावर बुलाया गया सबको। केपी के पेशावर में ही है, केपी के मेरा ख्याल है पेशावर जो है वो केपी के में है, कोई जिनेवा में नहीं है। नहीं सर, आपने केपी हाउस का बात की ना, तो मैंने कहा वो तो केपी हाउस है। सॉरी मैं केपी हाउस कह दिया, माजरत जनाब यासर साहब, गलती हो गई क्योंकि गुस्ताखी हो जाती है ना, माजरत। शायद आप आज खाने वाली कोई बात लगाना चाह रहे। नहीं मैं कुछ नहीं लगाना चाह रहा। आज मैं चूंकि वो नहीं, आज प्रोग्राम में बैठा होता आपके सामने तो बातें आज तो खबरें कल मेरे पास इतनी थी कि मैं तो आज हमने तो धमाका खेज खबरें आई देनी थी ना। लेकिन आप ये भी जो खबरें हैं ये छोटी खबरें नहीं है। पहली बात ये है कि तारीख तब्दील नहीं हो रही। अच्छा, तारीख तब्दील होगी। अच्छा, तारीख तब्दील नहीं हो रही, तारीख तब्दील होगी। अच्छा, यानी मेरी इशारा समझ गए यार। डेट तब्दील नहीं होगी, हिस्ट्री तब्दील होगी। हिस्ट्री तब्दील होगी। और मैं आपको इसलिए ये सारा कुछ कह रहा हूं कि ये पहली दफा ऐसा इवेंट हो रहा है, पहली दफा कि जिसकी खबर इतने मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है कि जिसकी खबर ही किसी को नहीं पता चल रही। और आज भी जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं उससे चंद मिनट पहले एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग पीटीआई की खत्म हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूं उसके मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ है, कोई चीजें मिल सके, हमें किसी जराए से खबर मिल जाए। लेकिन एक चीज मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कुछ चीजें फाइनल है,
बल्कि आप ज़हन में रखिएगा, एक चीज ज़हन नशीन कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। आज तक बानी तहरीक इंसाफ ने इतवार के रोज कभी कॉल नहीं दी थी। इतवार के रोज ईवान सदर में कोई नहीं होता, ईवान वजीर आला उसमें कोई नहीं, ईवान वजीर आजम में कोई नहीं होता, ठीक है, पार्लियामेंट में कोई नहीं होता। पार्लियामेंट में इतवार के रोज उसी दिन होते हैं जिस दिन कोई हंगामी बिल पास कराना हो ना, उसके अलावा नहीं होते। तो अब हंगामी बिल तो है कोई नहीं। कल पंजाब असम्बली में, आज पंजाब असम्बली का इशू नहीं है ये। और दूसरी बात है कि ये तारीख, एक नई तारीख रकम होने के लिए तारीख रखी गई है, और बहुत से लोग जो हैं जिनके मतलब आप इशारा कर रहे हैं, वो सब के सब आपको अगले 24 घंटों में ये कहते सुनाई देंगे। क्या बैरिस्टर गौहर ने आज ये लफ्ज नहीं कहा कि बस जो कप्तान ने कह दिया वो फाइनल है, इस पर अब कोई आगे पीछे नहीं। चलें इस पे बात कर लेते हैं कि जो तारीख दी गई है उसके पीछे के मंदरजात क्या है, मुहर्रिकात क्या है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब एक ब्रेक के बाद हमें लेंगे, नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 तारीख का इंतखाब करना है, यानी मानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके पीछे की वजूहात क्या, और फिर ये तहरीक अगर चलेगी, ये एहतजाज अगर होगा तो माजी के एहतजाजों से किस हद तक मुख्तलिफ होगा। अभी तक की जो स्ट्रेटजी है, जिसमें कमेटी जो तश्कील पाई कि जिसने मुज़ाकरात करने हैं, उसके तमाम जो नाम हैं वो खुफिया रखे गए। इस मंतिक के तहत कि माजी करीब के अंदर जितनी बार भी नाम जो है अफशा किए गए, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, और ये नाम जो है ये खुफिया हैं। सवाल ये पैदा होता है कि टॉप टियर लीडरशिप जो है उसके ऊपर तो ख़तरे के बादल मंडलाते रहेंगे गिरफ्तारी के हवाले से, कि जब ये तहरीक का आगाज़ होगा तो नाम खुफिया रखे जाने का मकसद क्या है, कि क्या टॉप टियर लीडरशिप के अलावा भी कोई हो सकता है। इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैं आपकी तरफ इससे पहले कि आऊँ, अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुनवानी है, जो एहतजाज से मुतल्लिक उन्होंने गुफ्तगू की है, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, तो उसको हमें आइन में जो है ना, हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का, और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर, और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदके खोदते हैं, और ये जो एक तरीका है गलत है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब आइन में हमें एक हक दिया गया है, तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयाँ करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। हम एहतजाज करते हैं और अपने हक के लिए करते हैं, और हमें आइन ये हक देता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी क्लेम करती है वो मकबूल जमात है पाकिस्तान की। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की इसके ऊपर राय क्या है, वो भी ज़रा एक बार बुलाया सकें। बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने कान नहीं धरे उन कॉल्स के ऊपर। 500 से ज़्यादा बंदा ये कहीं इकट्ठा नहीं, फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा से बंदा लेके आना। फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त, और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतहजीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, गुफ्तगू आपने सुनी मरियम नवाज़ साहिबा की। मैंने तो तमाम हुज्जत के लिए वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुनवाई। उनके सर्वेस के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साए पारीना बन चुकी है। इस वक्त फ्रंट पे लीड तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही। देखें, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, मेरा भी बिल्कुल वही मौक़िफ़ है कि एहतजाज करना हमारा हक है, आइनी हक है, और जो मुश्किलात पेश आती हैं हमें, वो सिर्फ इसलिए है कि हुकूमत डरती है कि हम शायद इतना बड़ा जलसा कर लेंगे कि उनकी नज़र आ जाएगा कि वो कितने मकबूल हैं और हम कितने मकबूल हैं अवाम में, और उससे वो घबरा के इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और वही जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वही तशद्दुद भी करते हैं, वही रुकावटें डालते हैं, और वही रबर बुलेट्स फायर करते हैं। तो ये अल्टीमेटली जो नुकसान है वो हुकूमत को है, और पॉपुलैरिटी है वो हमारी इससे बढ़ती है, हमारी पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। अब जहाँ मरियम बीबी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने सर्वे करा लिए और हम बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, वो तो कहने वाली बात है, लेकिन असल में हम सबको पता है कि पॉपुलर कौन है।
और किसकी आवाज़ कौम सुनती है, और इसको मैं एक्सपीरियंस हर रोज़ करता हूँ। मैं जिस जगह जाता हूँ, मेरी वजह से नहीं, वो सिर्फ इस वजह से कि मैं इमरान खान साहब का केसेस कर रहा हूँ, मैं उनकी पार्टी में हूँ, मैं पीटीआई में उनकी जो उनकी कॉल है उसके ऊपर एक्ट करता हूँ, तो मुझे लोग आके बड़ा मिलते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी उनकी वजह से हम सबको भी मिल रही है, और उससे नजर आता है कि पॉपुलर कौन है। सिर्फ इस वक्त एक शख्स पॉपुलर है इस मुल्क में, और वो है बानी, जो पीटीआई के हैं। तो ये कहते रहे कि हमने सर्वेज करा रहे हैं, वो सर्वेज सेल्फ सर्विंग सर्वेज होते होंगे, वो आप जिसको कहते हैं वो फिर आपको ही खुशामद करने के लिए सर्वे शायद अच्छा आपके लिए कर देता हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब जहां तक ये एहतजाज का ताल्लुक है, कल मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, और ये डिस्कशन हुई थी उनके साथ, और उन्होंने कहा था कि मैं आज ही एहतजाज की कॉल देने लगा, और मैं खुद देने लगा, और मैंने किसी से मुशावरत नहीं करनी इसकी, क्योंकि पिछले जो एहतजाज हुए हैं उसमें कंफ्यूजन ही रही है कि उसको कॉल ऑफ करना है, कब करना है, नहीं करना, डिले करना है, नहीं डिले करना, किस तरह करना है। ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने कहा मैं एक फाइनल कॉल दे रहा हूं, और वो मैं आपको कॉल जो है अपनी लीडरशिप को नहीं दे रहा, मैं कॉल जो है कौम को दे रहा हूं, और कौम को मैं कह रहा हूं कि कौम अब अपने हक के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए अब वो बाहर आए, और ये अपने लिए एहतजाज करें, पूरा मन एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज जरूर करें। और उस एहतजाज की जो स्ट्रेटजी है, जो डिटेल्स हैं, उसके लिए भी उन्होंने कमेटी बनाई थी, और मीडिया ने कल भी उनसे पूछा था मेरे सामने कि उनका नाम बताएं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं नाम बताऊंगा तो जिस तरह पहले होता रहा है कि उनके अरेस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया है और एक फैसला कर लिया है कि कौन किस टेयर्स में क्या क्या फैसले होंगे, तो उसके लिए वो अब तैयारी है, और इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं। जहां तक ताल्लुक है अली ज़फ़र साहब, ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है कि शायद तारीख को तब्दील कर दिया जाए, इसमें कोई हकीकत है? कि देखिए, यकीनी तौर पे जब कल भी जब बात हो रही थी तो इमरान खान साहब को ये खदशा था कि इसमें फिर कुछ लीडर्स जो है, लीडरशिप जो है वो तब्दील करने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया। इस अनाउंसमेंट के बाद भी यकीनी तौर पे इस पे बहस हुई। कुछ हर पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स होते हैं, उनका अपना अपना इजहार ख्याल होता है और वो करते हैं इजहार अपने ख्याल का, और वो उनका मौक़िफ़ होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उस पर उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि इसको हमें मजीद डिले करना चाहिए और डेट को आगे जाके हम बेहतर कर सकेंगे। उस पर डिस्कशंस भी होती रही, लेकिन अल्टीमेटली जब फैसला कर लिया बानी पीटीआई ने, तो उसके बाद किसी किस्म का अभाम जो था वो ख़त्म हो गया, और हर एक ने अपने जो भी ख्यालात थे उनको साइड पे करके अब एक यूनाइटेड फ्रंट करके फैसला ये हुआ है कि अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी इस बार, और अब सारे के सारे इसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा कि यकीनी तौर पे डिस्कशन जरूर हुई थी, लेकिन अब वो डिस्कशन खत्म हो गई और कोई अब चांस नहीं है कि इसको ताखीर इसमें हो। इमरान खान साहब से मेरी कल भी मुलाकात होनी है और उस पर मजीद डिटेल बात होगी शायद, लेकिन चेंज नहीं होगी तारीख। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, रिमांड बैक करने की इस्तदा थी, आपको मोहलत दी गई है मुशावरत के लिए, क्या कर रहे हैं? ख्वाजा हारिस साहब की तायीद कर रहे हैं या फिर कोई और मौक़िफ़ अपना रहे हैं? जी देखें, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और अहम आज बात हुई है, क्योंकि हमेशा से मैं ये कह रहा था कि ये केस जो है ये एक जुल्म हुआ है इमरान खान साहब और बुशरा बीवी पे। ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है, और जिस तरह इसके साथ कार्रवाई की गई इस केस में कि लोगों को, जो वकीलों को बाहर रखा गया जेल से, उनको जिरा नहीं करने दी गई, तो ये नाइंसाफ़ी भी है। और जिस तरह का ये केस है, इतना बेबुनियाद केस है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। तो आज जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने फिर खुद ही इसकी एक तरह से एडमिशन कर ली कि मेरे मुताबिक भी ये केस जो है इसमें कोई जान नहीं है, और ये अपील जो है इसको मंजूर होना चाहिए, और जो सजा है उसको ख़त्म होना चाहिए।
तो उस पे मैंने जब ये बताया अदालत को कि जितने हुकूमत के उस वक्त के मिनिस्टर्स थे और अभी भी बड़ा एक हवा क्रिएट किया हुआ था और बड़ा ये बात की हुई थी कि इतना बड़ा केस है और कोई ज्वेलरी ले ली है इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने जो कि करोड़ों रुपए की है और सिर्फ उसके लिए चंद लाख रुपए दिए हैं और ये करोड़ों रुपए की ज्वेलरी जो है ये नुकसान हुआ है बड़ा पब्लिक को। और जब बात की गई कि पूछा गया कि जनाब ये करोड़ों रुपए की जो आप ज्वेलरी कह रहे हैं साबित करें कि करोड़ों रुपए की ज्वेलरी है कि नहीं है, तो वो किसी एक्सपर्ट को नहीं ला सके। उनको एक इमरान मसीह मिला, एक शख्स जो कि स्पेयर पार्ट्स की दुकान टायर्स बेचता है और स्पेयर पार्ट्स बेचता है कारों के, उसकी रिपोर्ट ले आए, उसकी एक पेज की रिपोर्ट ले आए जो कि इंटरमीडिएट पास है, जो कि बीकॉम के एग्जाम में भी 3 बार फेल हो चुका हुआ है। उसको कोई नहीं एक्सपर्ट उसको कह सकता कि वो कोई ज्वेलरी एक्सपर्ट है। उसको ले आया, उसकी रिपोर्ट के ऊपर अदालत ने वो उसको मान के सजा दे दी। तो जब ये सारा कुछ देखा अदालत के सामने तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनको ये मानना पड़ा कि वाकई ही ये केस में कोई जान नहीं और इस केस की अपील जो है एक्सेप्ट की जाए। लेकिन बहरहाल वो चूंकि अदालत ने उस वक्त ये कहा कि हम ये फैसला कर सकते हैं, इस बयान पे हम ये अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम वापस इसको उसी पोजीशन में भेज सकते हैं केस को जिस पोजीशन में आपकी जो जिरा की हक था वो खत्म किया गया था। तो ये और आप जिरा कर सकते हैं बाकी जो गवाहान रह गए थे उनके ऊपर। तो फिर अदालत ने कहा कि आप पूछ लें अपने इमरान खान साहब से और कि वो क्या चाहते हैं और उसके बाद फैसला करें। तो देखें, अब मैं उनसे बात करूंगा और बाकी जो हमारी लीगल टीम है उससे मुशावरत करने के बाद हम फैसला करेंगे। लेकिन ये एक अजीबोगरीब बात है कि पहले दिन ही जो नैब के प्रोसिक्यूटर है यानी नैब ने ये फैसला किया कि हुकूमत ने जुल्म किया था, नाइंसाफी की थी, जो हम कहते आए थे कि कितनी नाइंसाफी, और आप भी मीडिया पे बार बार ये कहते थे कि देखें ये नजर आ रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, कानून की हुक्मरानी कहाँ गई, रूल ऑफ लॉ कहाँ गया। वो जज साहब जो थे जिन्होंने फैसला किया उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि उनको ब्लड प्रेशर हो गया और उन्होंने इतना एक गैर कानूनी बेबुनियाद फैसला किया। तो ये सारी चीजें जब देखी हमने तो मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूटर को आज जो एक्सेप्ट करना पड़ा, ये हमारी जो बात थी वो साबित हो गई कि ये ज्यादती हो रही है इमरान खान साहब के साथ इन केसों में। अच्छा अली जफर साहब, आपने अक्सर कहा कि खान साहब के पास आपके मुतालिक जो केसेस हैं वो ना होने के बराबर है, ये सियासी तौर पर इनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब जो मौजूदा सियासी जितने केसेस हैं इनमें ज्यादा केसेस वो हैं जो इमरान खान साहब के जेल में होने पर उन पर दर्ज हुए। 9 मई में जब वो गिरफ्तार थे उस वक्त दर्ज हुए। तो कानून इन केसों के हवाले से क्या कानूनी इसकी पोजीशन है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है? देखिए, यकीनी तौर पे जो बड़े मेजर और बड़े केसेस थे जो हुकूमत ने फाइल किए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, वो तो खत्म होते जा रहे हैं। आज भी आपने देखा कि तोशाखाना केस की जो फैसला था उसको नैब ने, प्रोसिक्यूशन ने खुद कह दिया कि वो केस नहीं बनता और इसकी सजा खत्म की जाए। तो अब रह गए हैं छोटे छोटे केसेस जो उस वक्त बनाए गए हैं जब इमरान खान साहब जेल में थे और उनके खिलाफ बना दिए गए उन वाकयात के बारे में जो कि जेल के बाहर हुए। तो यकीनी तौर पे वो केसेस भी उतने ही बेबुनियाद हैं जितने ये तोशाखाना 1 एंड तोशाखाना 2 या अलकादिर केस के या साइफर केस के केसेस थे, उतने ही बेबुनियाद झूठे केसेस हैं। लेकिन हमें निचली अदालतों से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और उसकी वजह यह है कि हमने बार बार देखा है कि निचली अदालतों पे प्रेशर होता है, वो इंसाफ समझते हुए कि हम इंसाफ नहीं कर रहे वो नाइंसाफी करते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है हाई कोर्ट पे, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे और जज साहिबान जो हमारे हैं जो आइन के मुताबिक जिन्होंने ओथ ली हुई है, हमें उन पे उम्मीद है। और हमने देखा है कि वहां आते हैं जब बाय द टाइम हम हाई कोर्ट आते हैं या सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो हमें अल्टीमेटली फाइनली फैसले हमारे हक में इंसाफ के मुताबिक हो जाते हैं। तो अच्छा इसलिए सर, हमें चले वो तो नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला और या दूसरी हाई कोर्ट्स का मामला और बात अगर प्रोसिक्यूशन की जाए तो एक केस के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो आपके हक में होती हुई दिखाई दे रही है,
लेकिन उसी तरह का जो दूसरा केस है उसमें प्रोसिक्यूशन को समझ क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये भी बड़ी हंसी वाली बात है कि एक केस जिसमें सजा हुई है उसमें आज प्रोसिक्यूशन नैब ने ये कहा है कि ये बिल्कुल ज्यादती है और हम इसको हमेशा का कन्विक्शन जो है सजा खत्म कर दें और अपील को मान लें। लेकिन दूसरी तरफ एक आज फर्द जुर्म जाहिर कर उसमें हो गया है और उसमें जो दरख्वास्त थी कि उस केस को खत्म किया जाए वो निचली अदालत ने मुस्तरद कर दी है और कहा है कि ये हम नहीं मानते, ट्रायल करेंगे। तो ये और उसमें प्रोसिक्यूशन कह रही है कि ये केस चलना चाहिए। उसे साफ नजर आता है कि ये एक सियासी केसेस हैं और ये इंसाफ के मुताबिक या प्रोसिक्यूशन का जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक या असूल हैं उसके मुताबिक ये केसेस नहीं चलाए जा रहे। ये सिर्फ सियासत में पीछे से कोई इनको कंट्रोल कर रहा है इन केसों को और वो सियासी इंतकाम लेने के लिए और इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए ये केसेस चलाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे अब नहीं नजर आ रहे कि वो केसेस ज्यादा चल सकेंगे। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि करीब आ रहा है वक्त कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे। अली ज़फ़र साहब, इमरान खान साहब के बाहर आने के हवाले से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात कह रही हैं कि 24 से 26 या 28 तारीख तक कप्तान जो है इसकी रिहाई मुतवक्के है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं तारीख तो नहीं दे सकता, वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब होगा, लेकिन करीब आ रहा है वक्त और मुझे नहीं लगता कि आपको इतने केसेस सीरियस रह गए हैं जिसमें उनको अंदर रखा जा सके। और बड़ी उनकी हिम्मत है कि पिछले साल से ज्यादा अरसे में वो उसी तरह डटे हुए खड़े हैं और एक एक करके केसेस जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ऐड कर दूं आपको इस सारे मामले में कि कानूनी जंग तो अपनी जगह हम लड़ रहे हैं और मेरा तो एजेंडा 1 पॉइंट एजेंडा ही है और वो ये है कि उनको बाहर निकालना। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक सियासी जंग भी लड़नी पड़ेगी। लोगों को भी बाहर आना चाहिए। लोगों को भी नजर आ रहा है कि हमारे बुनियादी हकूक और हमारे जो इंसानी हकूक हैं उनको किस तरह कुचला जा रहा है और अपने ही हकूक के लिए ये जो कॉल दी गई है 24 की उसमें बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी एक वक्त है कौम की तारीख में। और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये जो केसेस हैं उनके फैसले भी जल्द होंगे जिस तरह ये सियासी जो एहतजाज है, पुरअमन सियासी एहतजाज, वो बढ़ेगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये सवाल मेरा सियासी तो है नहीं, जवाब देना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी। बैरिस्टर अली ज़फ़र कानून का एक बहुत बड़ा नाम, सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को डील करने से पहले दूसरे जो केसेस थे उसमें लाखों रुपए की मुआवजे के तौर पे वसूली होती थी। अब ये सियासी केसेस पकड़ के कितना अपना माली नुकसान करवाया आपने पिछले काफ़ी अरसे में? मेरा ख्याल है कि अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100%, क्योंकि जब आप सियासत में अपने केसेस करते हैं तो जहां आपके एक तरह से दफ्तर में एक लंबी सी लाइन लगी होती थी केसों की, वो तो अब नेचुरली बहुत कम हो गई है क्योंकि आपका बड़ा वक्त सियासत में भी गुजरता है, तो आप सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये सेक्रीफाइस जो है ये ज़रूरी होती है और इसलिए ज़रूरी होती है कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारी तारीख में। और हमने ये जिस वजह से मैं इधर आया हूँ, मैं असूलों के लिए आया हुआ सियासत में, और मैं असूलों के लिए इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, कानून की बालादस्ती हो और हम एक तरक्की याफ्ता खुशहाल मुल्क की तरह बाकी मुल्कों के साथ मुकाबला कर सकें। तो ये मेरी ख्वाहिश है और इसके लिए हम जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम करेंगे। आप भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी जगह बैठे हुए अपने प्रोफेशन में। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन हम सब देंगे तो फिर मुल्क भी तरक्की करेगा। और ये जो हमारी कंफ्यूजन है, जहां आइन भी महफूज नहीं है, जहां हम भी महफूज नहीं है, वो सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी इंशाल्लाह। यानी अपने हिस्से की शम्मा जलाना जो है वो हर किसी का हक होना चाहिए और ये फ़र्ज़ भी निभाना चाहिए।
उसूलों की पासदारी के लिए, अखलाकियात की बुलंदी के लिए और सियासत के उसूल अखलाकियात की मेराज के ऊपर फिक्स करने के लिए अपने अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाक की सबसे मजबूत इत्तेहादी और सबसे बड़ी जमात है, और अगर अददी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इनके बगैर गुजारा नहीं, और अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी हरीफ जमात भी रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ चीज़ों की बुनियाद के ऊपर माजी करीब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देना शुरू किया। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देने के एवज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या पाया? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज के दिन ये बोलते हैं कि अगर बराबरी की बुनियाद के ऊपर आप नहीं कर सकते बात, तो फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। और ये सबसे बड़ी बात कि सियासत जो है वो इज्जत के लिए की जाती है, और वफाक में ना तो इस वक्त सियासत हो रही है और ना इज्जत हो रही है। ये इतने बड़े बोल, क्या उसके पीछे ये छोटी छोटी चंद वजूहात हैं या फिर बड़े कैनवस के ऊपर पूरे मंजरनामे को देखना होगा? इसी बारे में बात करने के लिए सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर हुसैन शाह साहब, क्या वजह बनी कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा की गाड़ियाँ नहीं उतनी निकली जितने चक्कर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लगा लिए? हालांकि कोशिश ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। ये कानून साजी के ऊपर आके, यानी आईनी तरमीम पे तो इतना मसला नहीं पड़ा, कानून साजी पे आके इतने इबहाम और इतने एतराज़ात मंजर आम पे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, एक चीज़ की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि PMLN से कोई ऐसा वो नहीं है जो हम कोलेशन में कह लें, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं, कि बड़ा खुशी का हमारा वो है और हम लोग कोई साथ ही, जिस तरह आपने खुद कहा कि हम एक दूसरे के रहे हैं, राइवल रही है हमारी पॉलिटिकली। और फिर अब भी PDM की गवर्नमेंट के बाद भी जब इलेक्शन हुए तो हमारे तो खिलाफ आके इन्होंने यहाँ इत्तेहाद बनाया, जिसमें PMLN भी थी, JUIF भी, MQM भी, GDA भी, और भी बहुत सारे इकट्ठे कर लिए इन्होंने। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें जो आज़ाद अरकान थे जिनकी तादाद ज़्यादा थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उन्हें कहा था पार्लियामेंट की बेहतरी की वजह से, जमहूरियत की वजह से, कि जी चले आप गवर्नमेंट बनाएं, हम गैर मशरूत गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में आपकी मदद करते हैं। लेकिन वो तो उनकी जो भी सोच थी। उसके बाद PMLN ने आए और उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट की जाए। तो पार्लियामेंट की वजह से, जमहूरियत की वजह से पीपल्स पार्टी ने ये कड़वा घूंट पिया। कोई हमने खुशी से उनके साथ नहीं गए थे, लेकिन अगर अब पीपल्स पार्टी उनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट ना करती तो क्या होता? नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। तो क्या इलेक्शन मुमकिन थे कि 60 दिन, 90 दिन या 9 साल फिर इंतजार करना पड़ता हमें? तो हमने तो जमहूरियत की वजह से, पार्लियामेंट की वजह से उन्हें सपोर्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त असेंबलियों में, चारों असेंबलियों में नुमाइंदगी है, प्रोविंशियल असेंबली हो या जो नेशनल असेंबली है, चारों सूबों से हमारे लोग इलेक्टेड हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट 2 प्रोविंसेस में है। सिंध में तो हमारे पास बिल्कुल ही अक्सरियत है, और फिर बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट है। तो हम इनके एग्जीक्यूटिव में शामिल नहीं हुए। और ये जो आईनी तरमीम थी, वो तो जिस बात को हमने अप्रूव करवाया, आईनी जो अमेंडमेंट्स पास हुई, वो चीजें थी जो हमारे मंशूर में थी, जो हमारा इलेक्शन का मंशूर था उसमें मौजूद थी, आईनी बेंचेस और दीगर चीजें, और जो उसमें बहुत सारी वो चीजें थी जो मिसाग जमहूरियत में भी थी। बाकी ये भी क्रेडिट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है, जो सबसे कम उम्र चेयरमैन है जितनी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर आप बात कर लें, कि उनकी बसीरत की वजह से ये मुमकिन हुआ कि सब ने इस बात
को माना, और बल्कि आपको याद होगा कि पीटीआई ने भी इन अमेंडमेंट्स की जो बाद में मुशावरत के बाद सामने आई, उन्होंने कहा था मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर जब उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मौलाना साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की, कि इन अमेंडमेंट पर हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन तरीकेकार पर और ये हम अपना हक रखते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। तो अमेंडमेंट्स तो तब चेयरमैन की वजह से ये पास हुई थी, तो इसमें तो कोई, हम इसी वजह से बहुत भागे भागे फिर रहे थे। हर बार में भी चेयरमैन साहब जाते थे, खिताब करते थे, मुश्किल सवालों के जवाब को फेस करते थे और जवाब देते थे मुश्किल सवालों के, क्योंकि हमारा ओपन था, हमारा दिल साफ था, और हम तो अपनी बात पे थे कि जी ये आईनी बनेंगे बेंचेस, जिसके लिए हमें क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा और बहुत सारी बातें सुनने को आई। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि वो जो वैसे अदालती निजाम जिसके लिए बहुत कुछ कहा जाता है, क्या उससे सब ठीक हो गया था और सब मजलूमों को ये दादरसी हो रही थी? अभी ये आईनी बेंचेस बने हैं, नई ये जो चीजें आ रही है, देखें क्या होता है, बेहतरी आती है, पता चल जाएगा कुछ अरसे में। शाह साहब, क्या आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब का गिला शिकवा आपके सामने आ गया, मुस्लिम लीग नून जो है उसकी तरफ से भी बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं, तो आप देख रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर कर देगी? और राणा साहब तानू सारे ही पते ने आपको सब पता है कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, हमारे तो ये इश्यूज रहे हैं ना, पहले भी कई दफा मीटिंग्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी, या दीगर सबके पास, चेयरमैन साहब या प्रेसिडेंट साहब के पास भी मीटिंग्स हुई हैं, या फिर हमारी सीनियर लीडरशिप ने अलहदा से भी उनके सीनियर कैडर से रही है बातचीत। तो बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो वो हैं अपनी जगह पे, कभी कुछ हल होते हैं, कभी हल नहीं होते। तो मैं तो जाती तौर पे तो मैं बड़ा पुरुमीद होता हूं कि चले बेहतरी की कोई राह निकल आएगी, क्योंकि जमहूरियत के लिए इस वक्त इस तरह के हालात जो है, और उसमें अगर ये बढ़ता है जो भी तनाव की सूरत हाल आती है, तो वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो बेहतरी की बात होनी चाहिए, और मुस्लिम लीग को सीरियसली सोचना पड़ेगा हमारे इशू क्या है। हम कोई एग्जीक्यूटिव में कोई हिस्सा थोड़ी मांग रहे हैं, या कोई हम बड़ी इनसे वजारतें मांग रहे हैं, या बहुत कुछ जो हम तो कह रहे हैं कि भाई जो एक फार्मूला या जो एक बात होती है कि जी हमारी नुमाइंदगी तमाम सूबों में है, जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं उनको उस तरह की रिस्पांस मिलना चाहिए। ये ना हो कि वहां पे उनको कोई भी रिस्पांस नहीं है, उन्होंने वोट लिए हैं, अपने हल्के से जीते हैं, तो यही इश्यूज होते हैं। या फिर जो बड़ी फैसले होते हैं उनमें कभी कभी ये महसूस होता है या ये हुआ है कि उसमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो यही इश्यूज हैं जो चेयरमैन साहब ने आज जिनका जिक्र किया। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले भी तो अदालतें चल ही रही थी, लोगों को इंसाफ मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, आपने एक बुनियाद डाली आईनी बेंचेस के हवाले से, लेकिन आज चेयरमैन ने गुस्सा इस बात पे किया कि वफाक के लिए आईनी बेंचेस का तरीक़ाकार और सिंध के लिए और है। अब वो पढ़ना आफ्टर शॉक से उसी कहीं है जिसकी बुनियाद डाली गई थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुस्तकबिल में जाके इस तजवीज़ को वापस लेने की बात की जाए? उन्होंने जो बात की है वो किसी और पैराए में की है। देखिए आज उन्होंने नुमाइंदगी में बराबरी ना होने पे एतराज उठाया ना। जी मैं आपको सिर्फ अर्ज करूं कि आज उनकी जो बातचीत थी, वो जो बिलावल हाउस में एक मीडिया सेल है वहां का उनका विजिट था, और वहां पे कुछ सहाफ़ी वैसे ही डेली की जैसे होता है आते हैं कुछ सहाफ़ी थे, आपने देखा कि ना कोई प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना कोई प्रॉपर ब्रीफिंग थी, ना ही तमाम मुख्तलिफ सहाफ़ी हजरात मौजूद होते थे आज, जो वैसे अमूमन चेयरमैन साहब की किसी भी बातचीत में होते हैं। ये तो कुछ वैसे ही वहां बैठे थे, उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए तो चेयरमैन साहब ने उनके जवाबात उनको दिए, उनको रिस्पॉन्स किया। तो ये इश्यूज जरूर हैं अपनी जगह पे। देखें हम तो जो हमारी क्या बात थी कि चारों सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, सूबों को भी ये हक हासिल हो, जो भी कोर्ट्स हैं, हमने सिर्फ सिंध की बात तो नहीं करते ना, हम तो चारों सूबों की बात करते हैं। और इसमें जहां पे कोई अगर कोई कमी पेशी रहती है तो जाहिर है चेयरमैन साहब उसकी हाईलाइट करेंगे इस बात को।
तो ये इश्यूज हैं अपनी जगह पे, और मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के वसीतर मफाद के लिए अल्लाह करेगा कि सूरत हाल बेहतर होगी। नहीं तो CEC जो है वो नवंबर के एंड या दिसंबर की फर्स्ट वीक में कॉल की जाएगी, और फिर जो सबका कलेक्टिव जो विजडम होती है या जो सबका फैसला होगा फिर जाहिर है उसी पे अमल होगा। अच्छा सर, 18वीं तरमीम आपने पास की, सूबों को हुकूक दिए, PSDP के हवाले से इब्तदाई तौर पे PMLN से भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, फिर PTI से भी रहे, अब फिर PMLN की गवर्नमेंट है। चले मैं आपकी तहादी नहीं मानता, बेसिकली आपने टिकाया तो आप ही ने हुआ उन्हें, अब फिर आप लोगों को उनके ऊपर एतराज़ात हैं। नई केनाल्स के हवाले से भी आज तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि ये तो हमारी डिमांड ही नहीं थी। तो क्या फिर जब तक PP विफाक में नहीं आती सिंध को हुकूक नहीं मिलेंगे किसी भी जमात से? देखिए, ये एक तारीख का एक हिस्सा है और जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मौजूद है। पीपल्स पार्टी जब वफाक में थी, क्योंकि मैं भी PND का मिनिस्टर भी हूं, मेरे पास डिपार्टमेंट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, तो बहुत सारे हकायक वहां पे मौजूद हैं जो वहां पे सामने आते हैं कि जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे फर्स्ट टेन्योर में, और पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहिबान थे गिलानी साहब या बाद में राजा साहब, तो चारों सूबों को जो PSDP थी उसमें एक जैसा शेयर मिलता था। थोड़ा बहुत होगा आगे पीछे, मे बी कोई 5% 6% होता होगा, किसी को ज्यादा किसी को कम। लेकिन 2013 के बाद सिंध के साथ क्या हुआ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो सबूत है, जो हर चीज मौजूद है। और वो जो एक तासुर दिया जाता है कि जी 18वीं तरमीम NFC, अब तो जी सूबों के पास सब कुछ है। बिल्कुल, सूबों के पास ज्यादा इख्तियारात आए हैं, ज्यादा वसाइल आए हैं, लेकिन वो जो अरबों खरबों रुपए वफाक के पास हैं, जब वो PSDP आती है, जब उसमें तरक्याती स्कीमें आती हैं, तो दूसरे सूबों के लिए वो भी हमारे सूबे ही हैं। हम पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत देते हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लेकिन जब ये इस तरह की सूरत हाल हो कि सिंध के लिए 4% से इन तमाम सालों में ज्यादा पैसे ना रखे गए हों, तो दिल दुखेगा ना कि दूसरे जो सूबे हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा फंड्स दिए गए, और सिंध के लिए 13 ऑनवर्ड सिर्फ एक साल कोई 10% दिए या 8% दिए। वो जो ये PDM की गवर्नमेंट थी जब इन्होंने स्कीमें दी, और वो भी बाद में उन पे भी क्वेश्चन आ गए। तो ये वो हकायक हैं जो मौजूद हैं। तो जाहिर है जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हम तो कहेंगे ना। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में हुकूमत होती और यही स्मॉग वाली कैफियत से दो चार होना पड़ता, PP की स्ट्रेटजी मौजूदा इकदामात से किस हद तक मुख्तलिफ होती? देखिए, एक तो जाहिर है, सब मैं ये नहीं कहता कि वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वो पूरा अपना जोर लगा रहे हैं। एक चीज सिर्फ मुझे याद आ रही है, वो भी अभी की है ना, हालिया दिनों की है, जब ये केयरटेकर गवर्नमेंट थी और मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कोई अरेंज किया था वो जो मसनूई बारिश का, और उसके बाद एकदम काफी हद तक फर्क पड़ गया था। तो ये एक ट्राई किया जा सकता है उसको, लेकिन ये जो स्मोक और ये है, ये कोई इस वजह से नहीं है कि इस वक्त वहां पे कोई PMLN की गवर्नमेंट है और हमारी काबिल एहतराम बहन मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर है तो तभी स्मोक ज्यादा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो एक पूरा रहा है, हर साल इस तरह की सूरत हाल होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। लेकिन मेरी यही राय होगी कि चले, वो एक तजुर्बा कामयाब रहा था, इसको दोबारा करके देख लें, हो सकता है उससे कुछ फर्क आ जाए। अच्छा सर, आपके जो लोग इधर पंजाब के अंदर मौजूद हैं, गवर्नर साहब को ले लें या दीगर अराकीन जो हैं, एक रुकन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, हम यहाँ पे चने बेचने थोड़ी आए हैं, पुलिस के महकमों में हमारे मुकदमात के हवाले से नहीं बात सुनी जाती। मुख्तलिफ सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि हुकूमत जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। अगर वफाक में साथ देने पे भी, यानी वफाक की हुकूमत, यानी 4 सूबों की बशमूल, अब तो 6 सूबे आप लगा लें, उनको अकाई बना के देने के बाद भी एक छोटे सूबे में छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो आपकी है वो उससे भी सरफे नज़र कर लिया जाता है, तो फिर इतनी बर्दाश्त या अल्फाज में चुनाव में मोहतात रहना ये कैसे आ जाता है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला क्या है, उसका है जमहूरियत
जो है जिसको हम समझते हैं कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हुई तो खुदा न खास्ता जमहूरियत को नुकसान न पहुंचे। आपको याद होगा, देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे लोगों पे लीडरशिप पे बने वो तो PMLN ने बनाए थे। लेकिन आप याद करेंगे जब खान साहब ने धरना सियासत शुरू की तो हमने PMLN की सपोर्ट की उस वक्त, इस वजह से कि जमहूरियत जो है उसका तसलसल जो है वो रहे। अब भी जो हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि जिससे सियासी तौर पर मुल्क को नुकसान हो, जमहूरियत को नुकसान हो। हालांकि हमारे लोगों के बड़े खदशात हैं। आपने हसन मुर्तज़ा साहब की बात की, उनकी कई दफ़ा बात सामने आई है। आप सरदार हमारे जो मुमताज़ चांग साहब हैं, उन्होंने ये तक कहा कि उनको जान का खतरा है, वो एक SHO ट्रांसफर नहीं हो रहा वहां पे, या जिस तरह की कोई सूरत हाल है। तो ये इश्यूज हैं अपनी जगह पे, लेकिन अब इसको नहीं है कि हमारा कोई SHO ट्रांसफर नहीं हो रहा, हमें कोई स्कीम नहीं मिली तो जी अब हम गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे इश्यूज जब सामने आते हैं कोशिश की जाती है कि उनको मिलके हल किया जाए। अगर बिल्कुल ही हल नहीं होंगे और बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिलेगा तो जाहिर है फिर हम कोई ना कोई फैसला तो करेंगे। बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिलेगा उस वक्त कोई फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, इस हवाले से अपना वाली नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।